एक मार्क्स के लिए अपन काम करते हैं कितने घंटे का, 6 घंटे का काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको प्रोडक्टिविटी का मीनिंग समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पर देखिए बीच में बात करें अगर ऑसिलेशन वेव्स टॉपिक की, ठीक है, दोनों तरंग वाले चैप्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी दिख रही है 0.5। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस चैप्टर को तैयार करने में हम कितना, एक मार्क तैयार करने के लिए क्या दे रहे हैं, एक मार्क तैयार करने के लिए कितने घंटे लगा रहे हैं, 4 घंटे। अरे 0.25 1/4, इसका एक मार्क तैयार करने के लिए हमने 4 घंटे लगाए। तो इस बेसिस पे प्रोडक्टिविटी चार्ट इसीलिए बनाया कि आपको समझना है कि इसमें से प्रोडक्टिविटी जिन चैप्टर्स की ज्यादा है उसी से मैं क्यों ना मेरा 40% तैयार करा लूं। क्या जरूरत है बार लेवल पे सभी चैप्टर्स को हाथ लगाने की। ये तो है कि सारे चैप्टर पढ़ने हैं, किसके लिए, एलपीक्यूएमटी के लिए। दिमाग बार-बार रखो, मैं फिर भी उतर रहूंगा बार-बार। सभी लोग फिर से बोलो, एलपीक्यूएमटी के लिए सारे चैप्टर्स बस नॉमिनल में जितना क्लास में आपकी फैकल्टी पढ़ा रही है उतने घर पे जाके नोट्स को अच्छे से पढ़ लो, सारे फॉर्मूले एक बार फॉर्मूला बुकलेट में निकाल लो, आपका एलपीक्यूएमटी तैयार हो। कोई बहुत बड़ी तैयारी नहीं करनी है एलपीक्यूएमटी में सिलेक्ट होने के लिए। तैयारी बस ये करनी है कि भगवान से रोज 1-2 मिनट की प्रार्थना करते रहें कि मुझे उस दिन ऑन द स्पॉट ये सब चीजें याद आ जाए। 0.1% से भी अगर घट गई तो मेरा एलपीक्यूएमटी में नहीं होगा, तो मैं कोई नॉलेज की बेसिस पे एलपीक्यूएमटी से बाहर नहीं हूँ, नॉलेज तो बहुत अच्छा। पर यहाँ की बात करें, अब आइए इंडिविजुअल बात करते हैं। मोशन इन 1D से ग्रेविटेशन, ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, मैकेनिक्स कहलाता है। इस मैकेनिक्स को तैयार करने के लिए जो घंटे यहाँ दिख रहे हैं 50, 45, नेक्स्ट प्लीज, टोटल हो गए 260 घंटे। सभी को जोड़ते हैं तो टोटल कितना हो रहे हैं, 260। तो 260 घंटे के बाद उसमें से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मुझे कितने पूछे गए स्क्रीनिंग में, 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, मार्क्स मेरे तैयार हो गए 42, ठीक है। उससे प्रोडक्टिविटी कितनी बनी है मेरी 0.162। यार 40 क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, बहुत ज्यादा पार्ट है मेरे ईओआई स्टूडेंट पर्टिकुलरली फिर मैं बोलूंगा, और आईओआई वाला पर्टिकुलरली सुने इस चीज को कि मैकेनिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए हैं। ये ऐसा वो पहले से जानता था तो उसके दिमाग में आईओआई की तैयारी करते समय ये बेटी थी कि यार मेरी 11th में तो मैकेनिक्स मेरी थोड़ी सी बोले गई थी, वो बार-बार बोल अपना खून जला रहा है कि मैं अब मैकेनिक्स का पढ़ रहा हूं, मैं तो रिटर्न पढ़ रहा हूं, कोई जरूरत नहीं खून जलाने की। अरे 40 क्वेश्चन तो यही चैप्टर से आएंगे, ये आए मोशन इन 1D से 2 क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल सर्कुलर से 3 क्वेश्चन, लॉज ऑफ मोशन से 3 क्वेश्चन, इन सबको जोड़ते हैं तब जाकर हमारा 14 बन रहा है। यानी हमने 6 इंडिविजुअल चैप्टर पढ़े उसके लिए पहले, और ये 1D वगैरह भी तो सिर्फ 1D, इसे 1D है, 1D नहीं है, इसमें क्या पढ़ रहे हैं 1D के साथ, अरे वेक्टर्स पढ़ रहे हैं उसमें हम ग्राफिकल अप्रोच कर रहे हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम 1D के साथ जो मैथमेटिकल टूल्स लगता है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उन सबको मिलाने के बाद वो 1D बनती है, और इतना सब करने के बाद उसमें से क्वेश्चन कितना आ रहा है, 2। डेफिनेटली ये 2 क्वेश्चन अगर मैं एमपीक्यूएमटी के लिए बोलता तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बात कर रहा हूँ सीरियसली यार मैं क्यों भी उसको आया हुआ इतना टेंशन लूं कि यार मैकेनिक्स पढ़ने में उसके चक्कर में मेरे ये सब खत्म हो जाएंगे। आईओआई सुनेगा सिर्फ ईटीवाई स्टूडेंट प्लीज अपनी बुकलेट में एक सेंटेंस दूसरा नोट करें, ईटीवाई पूरा लिखेंगे इसको। अगले 2 साल तक एक चैप्टर, अगले 2 साल तक एक चैप्टर थोरोली स्टडी करना है। बराबर लिखना, थोरोली की स्पेलिंग समझ में आती है, थोरोली स्टडी करना है, उसमें से कोई गुंजाइश नहीं किसी भी चैप्टर को छोड़ने की। अभी उसे कोई डिसाइडिंग पैरामीटर नहीं बना है कि मैं एआईपीएमटी में जाऊं कि एमपीपीएमटी में जाऊं कि एम्स में जाऊं, उसे तो 2 साल तक बस अपना एफर्ट लगाना है, जितना पढ़ रहा है उस बात को वो करता रहे, दिमाग में आने ही ना देगी मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। चलिए बाकी आईओआई वाला अपने दिमाग से हटा देगा कि मैं इस लॉजिक को यहाँ पे पकड़ूं, इस मैकेनिक्स को तैयार करने के चक्कर में मेरा ये 12th के जो टॉपिक्स है वो मेरे हाथ से छूट जाएंगे। अरे इन टॉपिक्स के सहारे तो आप एक तीर से 2 निशाने चला रहे हो ना, इन टॉपिक्स के सहारे आईओआई, हाँ सिर्फ आईओआई बोलूंगा, ईओआई की बात करें, आईओआई
इन चैप्टर के सहारे अपना 12th में भी परसेंटेज बना रहा है, अरे बनाना ना 12th का, और साथ में ARPFT के लिए भी उसने अपनी सिक्योरिटी पैदा कर ली। ARPFT में उसको 40% ऑफर करना था, बनाना था स्क्रीन में 40%, 60% बनाना था उधर मेंस में, तो अगर 40% बनाना है तो देखिए यहाँ पर क्या इन चैप्टर से हम 40% तैयार नहीं कर पा रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी इन मैकेनिज्म से कितने मार्क्स का आ रहा है, 45 मार्क्स आ रहे हैं, कितना परसेंट है, 30%। मॉडर्न फिजिक्स द बेस्ट टॉपिक ऑफ द होल फिजिक्स, इसकी अपन महिमा भी तुलना करते हैं। आप में से बहुत से लोग, मेरे ख्याल से 90% क्राउड यहाँ ऐसा बैठा होगा जो मॉडर्न फिजिक्स को बहुत ज्यादा बेहद बेइंतहा नफरत करता है। 90% स्टूडेंट है, मैं वो 10% की बात नहीं कर रहा हूँ, 90% स्टूडेंट क्यों ऐसे ये नहीं, मैं तो मैकेनिक्स पढ़ूंगा, मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ूंगा, उसकी मिथ्यापना भी खत्म करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में ऐसा चैप्टर है जिसकी हम गारंटी दे सकते हैं 100% कि मॉडर्न फिजिक्स का ये क्वेश्चन तो 100% गारंटेड है आपके पेपर में आएगा ही। मॉडर्न फिजिक्स का सबसे पहला टॉपिक क्या लेते हैं हम, युवा स्टूडेंट प्लीज, मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्या केमिस्ट्री में नहीं पढ़ रहे हैं, अरे पढ़ रहे हैं ना। अगर इस साल 2009 के पेपर में मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वेश्चन अगर फिजिक्स में नहीं आया, गारंटेड केमिस्ट्री में आया, दोनों पेपर एक साथ मिलेंगे, तुम क्यों बोल रहे हो उसको इंडिविजुअल पेपर, तो तुम्हारे लिए कौन सा हो गया वो 100% गारंटेड टॉपिक, तो क्यों ना एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा पी जाए, खत्म ही कर दो उसको, चैप्टर पूरा खत्म, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत ज्यादा वास्ट कांसेप्ट है, नहीं समझने के बाद उसको याद ही करना है सारे एस्पेक्ट्स, तो क्या हम वो सारी चीजें याद नहीं रख सकते, गारंटेड हो गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद दूसरा बोले हाँ न्यूक्लियस, क्या न्यूक्लियस हम पूरा नहीं पढ़ा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, टॉपिक है हमारा, पता न्यूक्लियस का क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन यहाँ नहीं आया तो केमिस्ट्री में आएगा, पर 100% गारंटेड हो गया। यानी ये हमारी सिक्योरिटी बना रहे हैं। आप समझो मेन थिंग को समझो, अंदर सिलेक्ट कैसे होना, सिलेक्ट होना ही पड़ता है, सिलेक्ट नहीं होता आप सब डरे, पर अगर अंदर घुस गए एक बार, अब अंदर घुसने की अपनी क्यों से हाथ से चला यार, किसी भी तरीके से हम अंदर गए, हमें इंटरेस्ट हो गई हमारी, भले हमने वो 50% पर आते हुए अपने आप को तैयार किया गया, 40% तो मैंने स्क्रीन में बना दिए और 60% मैंने मेंस में बना दिए, तो मैं एटलीस्ट सिलेक्ट तो हो गया। अब जैसे जैसे मेरे दूसरे चैप्टर पे भी कमांड बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे मेरी रैंक क्या होती जाएगी, ऊपर होती जाएगी और मुझे एक अच्छा कॉलेज मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम मॉडर्न फिजिक्स को देखते हैं तो उसको तैयार करने के लिए टोटल घंटे कितने दे रहे हैं, 80, उससे मार्क्स कितना आ रहा है बाहर, प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी है, सबसे अधिक, समझे इस बात को, मॉडर्न फिजिक्स की प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक है। तो इस टॉपिक को तो हमें पीना है, पूरा करना है, कोई ज्यादा लेजी टॉपिक नहीं है। ज्यादातर पार्ट केमिस्ट्री का है, अब थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट मॉडर्न फिजिक्स में आता है, तो वो कौन कौन से हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्स-रेज, कैथोड रेज, कैनोरेज, और मेन फिजिक्स पर्टिकुलर आ जाता है सेमीकंडक्टर्स। क्या सेमीकंडक्टर तो मैं पूरा कॉलेज लेवल पे जो होती है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी वो है क्या, अरे तब नॉमिनल लेवल पे सेमीकंडक्टर कहां डिटेल में, जस्ट नॉमिनल लेवल, डायोड, ट्रायोड, लॉजिक गेट्स, समझने के बाद हम उसके सारे क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, जैसा अपने को मैकेनिक्स में करना है कि 1D से लेके ग्रेविटेशन तक, इतना बड़ा नहीं। सेमीकंडक्टर बहुत छोटा है, अर्ध चालक चैप्टर बहुत छोटा होता है। आया भाई प्लीज माइंड इट, वो ध्यान रखें इस चीज को, जब उसका टॉपिक शुरू होगा तो बहुत ध्यान से पढ़ना है उसे सब चीजें। उसने अपनी सिक्योरिटी बना ली, 0.413 प्रोडक्टिविटी लेकर 22% पार्ट उसको सिलेक्ट कर लिया अपना, सिक्योर्ड है। 22% के बाद अब बचा कितना है स्क्रीनिंग के लिए, तो कितना है क्या 10 15, क्या 15% बाकी चैप्टर की तैयारी नहीं की क्या? अब देखो एक दूसरा लॉजिक, एक छोटू को देखो, एक छोटू दिख रहा है, ऑसिलेशन है विद, मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी भी 80% बच्चे ऐसे हैं जो इसे अपनी नफरत की श्रृंखला में दूसरे नंबर पर रखते हैं। रखते हैं डेफिनेटली आपको ना पसंद कर रहे हैं,
इतना बड़ा लेंथी चैप्टर कहाँ है? कोई ना लेंथी है ना टफ है। आपको समझ में आ रहा है लेंथी और टफ का अंतर? टफ मतलब समझ में नहीं आ रहा है, लेंथी मतलब ठीक है समझ में आ रहा है पर बहुत लंबा है। ना ये बहुत लंबा है और ना उसमें कोई ऐसी बातें जो समझ में ना आए। पर आप देखो इसकी महिमा देखो, 60 घंटे की तैयारी में अपने को 15 मार्क्स मिला है 0.25। पहले इस 0.413 के बाद सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी किसके आ गई? ये बात हम कभी रियलाइज नहीं करते घर में पढ़ाई करते समय, हम रैंडमली करते हैं, रैंडमली बस जो समझ में आ जाए उतना कर लो। अच्छा आज ये टॉपिक समझ में आ रहा ये भी कर लो, पता चलेगा अरे वो भी टॉपिक समझ में आ रहा वो भी कर लो। अरे कुछ भी हम परफेक्शन लेवल पे नहीं कर रहे। यार केमिस्ट्री में इंटर होना है, होने के लिए एक बात दिमाग में बार-बार बिठाएं कि मेरे को 60% दोनों एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 60% बनाना है। स्क्रीनिंग हो यार, मैं 60 से ज्यादा काम मुझे करना ही नहीं है। 60% तो आपकी रैंक आ जाएगी अच्छी, और अच्छी रैंक हो जाएगी। 60% अगर बना लेते हैं, आपका रैंक पता कहां है? किसमें आएगा? फर्स्ट 500 में आपका नेम आ गया, फर्स्ट 500 ज्यादा बोल रहा हूं, फर्स्ट 250 में आपका नाम है। पहले 250 बच्चों में 60% पर आपका नाम आ जाएगा। पहले 250 मतलब एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। पहले दिमाग हमारा सेट होता है 60% से। अब तक हम कितना तैयार कर चुके? ऑसिलेशन वेव्स के साथ 10% लेकर और मॉडर्न वेव्स का 22% लेकर हमारा वो कट ऑफ तो तैयार हो गया, हो गया तैयार। बाकी हम आयोवा स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जब ईटीवाई नेक्स्ट ईयर आयोवा बन जाएगा तो उस साल वापस इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को तैयार कर रहा है। और इसको तैयार करने में टोटल नंबर ऑफ आवर्स हम कितने दे रहे हैं? 300 घंटे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, वास्ट चैप्टर, बहुत बड़ा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। अभी ईटीवाई को शब्द नहीं समझ में आएगा, पर आयोवा और ईटीवाई समझे इस चीज को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू होता है, स्थिर वैल्यू से वो शुरू करता है और अंत करता है प्रत्यावर्ती धारा एसी करता है। और आप लोग इसकी जब तैयारी करने बैठते हैं तो इसमें से बीच बीच में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें करने लगते हैं, चलो यार हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट को थोड़ा छोड़ देते हैं, कम है वेटेज, चलो यार ऐसा करते हैं, हमने थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल गया, ठीक है चलो अगर मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ा तो क्या हुआ? एमईसी आधार का चुंबकीय प्रभाव तैयार कर लिया, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण ईएमआई तैयार कर लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो गया काम। नहीं ऐसा नहीं करना। इलेक्ट्रिसिटी जब तैयार करेंगे आप देखें अपने बुकलेट में फाइनल वर्ड हो रहा है, हो रहा है। देखें ये वर्डिक लिखा ही इसलिए, इलेक्ट्रिसिटी को एसी तक कंप्लीट यूनिट मानकर बिना कोई चैप्टर छोड़े पूर्णतः तैयार करना ही है। एमपीपीएमपी के लिए हम तैयार कर रहे हैं नॉमिनल लेवल पर, बाकी अब इसमें इतनी ज्यादा तवज्जो एकदम बार लेवल पर हमें नहीं करनी। नॉमिनल लेवल पर हम तैयार कर ले, इस क्लास में नोट दिखा रहे हैं अपने तैयार कर लो। उसके अकॉर्डिंग हमारे जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने बुक में लगाए हैं 250-300 क्वेश्चन अगर एक चैप्टर से लगा लिए हैं उतनी तैयारी कर लो, हो गया काम। ज्यादा आपको डिटेल में नहीं लेके जाना है, पर आप इसमें से एक भी चैप्टर को बीच में नहीं छोड़ सकते। स्थिर वैल्यू से लेके प्रत्यावर्ती इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके अल्टरनेटिंग करंट तक एक भी चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते। हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट को अगर आपने छोटा मान के छोड़ दिया, अरे हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट ऐसा चैप्टर है कि आपके ट्वेल्थ की हर चैप्टर में उसका कोई ना कोई पार्ट घुस जाता है। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर को अपन हीट प्रोडक्शन में निकालते हैं, सीआर सर्किट नहीं पढ़ते? क्या वहां पर हम हीट का फॉर्मूला यूज नहीं करते हीटिंग केमिकल इफेक्ट का? बिल्कुल होता है। जब अपन आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो क्या वहां पर एलआर सर्किट नहीं पढ़ते हैं? एक कॉइल के साथ रेजिस्टेंस जोड़ के वहां पर हीट प्रोडक्शन नहीं निकालेंगे? बिल्कुल होगा। अगर हीट का हमें नॉलेज ही नहीं हीटिंग इफेक्ट का, तो कहां से निकालेंगे H इक्वल टू I स्क्वायर RT से वहां पर हीट? पहले इस चैप्टर को तो हमें कंप्लीट यूनिट मान के पढ़ना है। तय हो गया? पहले हम इसमें से आयोवा स्टूडेंट के लिए पहले ये बोल रहा हूँ कि वो इस मैकेनिक्स पार्ट का ज्यादा टेंशन ना ले, उसमें जितना 11th में भी तैयार कर रहा है उसी बेसिस पर अपने आप को तैयार रखें। जितना रिवीजन यहाँ पर हम करवा देंगे उसी को तैयार रखें, उसको अलग से घर पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ईटीवाई उसके लिए तो ये सारे चैप्टर क्या है? भगवान रूप क्या है?
भगवान लोग ये देखो ये रहे गणपति जी दिख रहे हैं, ये आ गया, ये यहाँ पर इस चीज को देखो, ये है शनि, ये कौन है? हाँ, और फिर बीच में देखो यहाँ पर ये जब आओगे ना लॉज ऑफ मोशन पर, ये है लक्ष्मी माता। अगर ये बहुत लक्ष्मी लॉज ऑफ मोशन जो इसके फंडे हैं पूरी फिजिक्स में छाए हुए, पूरी फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन का पीरियड डायग्राम का कंसेप्ट अगर हम लगाते हैं तो जहां जहां फोर्सेस की कॉलम आ रही है वहां इसका फंडा हमें यूज करना पड़ता है। तो ईटी बार में रहते हुए अगर एक एक टॉपिक पर बहुत गहन अध्ययन किया जाए, अरे दुनिया भर की जितनी बुक्स हैं उन सबके जो क्वेश्चंस हैं अगर हमारे पास सॉल्व हो जाए, ईटी बार में हमारे पास टाइम बहुत है, हमें एक साल में बस इतने ही टॉपिक तैयार करने हैं, फर्स्ट से लेके ऑसिलेशन तक। ये नीचे वाला पार्ट तैयारी नहीं करना है ना कि आपको, ये आईवाई वालों ईओवाई वालों को टेंशन है कि ये सारे टॉपिक एक साथ तैयार करने हैं। सोचे जितने भी आईवाई और ईओवाई यहाँ पे बैठा हुआ है, एक बार जरा बराबर हाँ करना अगर वाकई में सही आप लोगों के मन में, अभी बहुतों के मन में ये रहता है कि पिछले 3 महीनों से भी चला आ रहा है और अगले 6 महीने तक और चलेगा, काश में ईटीवाई में ये निपटा लेता 11 महीने में। बराबर हाँ करें, तेजी से हाँ करें। ईटीवाई सुन लिया, ये हमें नहीं रोना है, बिल्कुल नहीं रोना। ये अगर कर लेते ना तो वाकई में इतना कम टेंशन होता, गारंटेड पेमेंट खड़े होते कि सर मेरा तो होगा टेंशन, बस आपको तैयार हो, वो बड़ा सा चेक आप देते हो।